उठाया और अपनी छाती को सीधा किया। चेतन ने उसे गर्व से देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने हार को अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसने तान्या से पूछा, यामिनी, तुम केवल मुझे ये हार देने के लिए अब तक इंतजार कर रही हो? तान्या शर्मिंदगी में मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मुझे डर था कि मैं आपको सुबह नहीं मिल पाऊंगी। चेतन की आंखों की गहराई में एक स्लाइट चेंज हुआ था, लेकिन उसका लहजा हमेशा की तरह डिफिकल्ट बना रहा। फिर उसने कहा, यामिनी, जाहिर सी बात है कि अगर तुम देर तक सोओगी तो तुम कभी मुझे ऑफिस जाते हुए देख नहीं सकोगी। इतना कहकर वो हार लेकर ऊपर चला गया। तान्या ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि चेतन आज थोड़े अच्छे मूड में था। चूंकि वो कुछ समय के लिए यहाँ रहने वाली थी, इसलिए उसका चेतन से टकराना और मिलना तय था। वो उससे बचने की योजना बना रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों की स्थिति को देखते हुए ये लगभग असंभव था। तान्या ने जल्दी से अपना तरीका बदल दिया। चूंकि वो इससे बच नहीं सकती थी, तो वो सीधे इसके लिए चली जाती थी। उसका चेतन के साथ व्यवहार अच्छा था, इसलिए यदि भविष्य में इस मामले का खुलासा हुआ तो वो उसके लिए चीजों को बहुत मुश्किल नहीं बनाएगा, क्योंकि उसने पहले ही उसके लिए हार की मरम्मत कर दी थी। पहले तो वो डर गई थी, लेकिन सदमे से उभरने के बाद वो जल्द ही इस तर्क को समझ गई। ऐसा लगता है कि पहला कदम सफल रहा। तान्या ने चुपके से दोनों की तुलना की और अपने चेहरे पर एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ अपने कमरे की ओर चल दी। दूसरी तरफ चेतन अपने कमरे में लौट आया। जब वो शावर से बाहर आया और टेबल पर हार देखा, तो वो एक चेहरे के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। उसने थोड़ा असहाय महसूस करते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। वो खुद से बोला, ये लड़की पूरी तरह फालतू भी नहीं है। जयपुर का ये जाना माना एमबीए कॉलेज देश के बेस्ट विश्वविद्यालयों में से एक है। हालांकि ये एक निजी विश्वविद्यालय था, लेकिन इसकी फैकल्टी सबसे बेस्ट थी। जायसवाल फैमिली इसके फाउंडर्स एंड पेट्रॉन थे। जायसवाल घराना शहर के 3 महान कुलों में से एक हुआ करता था। हालांकि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के 5वें वर्ष में कांतिलाल जायसवाल द्वारा स्थापित जायसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज नामक एक विशाल साम्राज्य प्रमुखता से उभरा था, जो रातों रात उभरा हुआ प्रतीत होता था। 1 महीने से भी कम समय में जायसवाल फैमिली की आधी से अधिक संपत्ति तेजी से कब्जा कर ली गई थी। चेतन जायसवाल जायसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सबसे बड़े शेयरधारक भी बन गए थे। तब सभी ने सोचा कि वो अपनी शक्ति का उपयोग जायसवाल फैमिली की रक्षा के लिए करने जा रहा है और पूरे परिवार को अपने हाथों में ले लेगा। हालांकि चेतन जायसवाल ने अचानक जायसवाल फैमिली का मुखिया बनने के प्रति अनिच्छा व्यक्त की। उसके पास पहले से ही एक एम्पायर था। ये वाक्य निस्संदेह जायसवाल फैमिली में सभी के चेहरे पर सीधा तमाचा था। उस आखिरी डिस्कशन के बाद जायसवाल फैमिली का पतन हो गया था और वो लोग संभल नहीं पा रहे थे। हालांकि इस तरह की स्थिति में विश्वविद्यालय बंद नहीं हुआ। इसके बजाय ये जायसवाल फैमिली की आय का मुख्य आधार बन गया। ये कोई आश्चर्य नहीं था कि ये स्कूल अभिजात वर्ग के बच्चों के लिए स्थापित किया गया था। यहाँ अमीर घरानों के बच्चे ऊंची फीस चुकाकर पढ़ने के लिए आया करते थे। तान्या के यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले उसे अनायास ही इंटरनेट से कुछ चीजें पता चली। ये पहली बार था जब उसने देखा कि ट्यूशन फीस 1 साल में 7 अंकों तक पहुंच रही है। जब तान्या को इस बारे में पता चला, तो उसने बटलर को ढूंढा और कहा कि वो एक अपेक्षाकृत सस्ते मैनेजमेंट कॉलेज में अपना ट्रांसफर चाहती है। हालांकि उसने सोचा कि अब वो यामिनी जिंदल थी और इसीलिए अपने स्टेटस को याद करते हुए उसके शब्द अधिक व्यवहार कुशल थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी कुशल थी। बटलर अभी भी कुछ अजीब देख पा रहा था। उसने बहुत ही औपचारिक तरीके से जवाब देने से पहले तान्या को कुछ देर तक देखा। फिर बोला, अगर यामिनी जी ऐसा चाहती हैं तो मैं आपकी रिक्वेस्ट सर तक पहुंचा दूंगा। इसके साथ वो घूम गया और चलने लगा।
तान्या ने उसे पुकारा और रुकने के लिए कहा। तान्या ने जल्दी से उसे वापस खींच लिया और एक खोखली हंसी हंसते हुए बोली, अपने सर से जाकर ये मत कह देना कि मैंने ऐसा कहा था। बटलर ने कहा, ठीक है। शाम को चेतन जायसवाल काम से वापस आया और दिन भर की स्थिति के बारे में पूछा। बटलर ने उन्हें तान्या के अनुरोध के बारे में बताया। चेतन जायसवाल ने अपना जैकेट कोट रैक पर लटका दिया। फिर पूछा, क्या कहा यामिनी ने? दोबारा सुनकर चेतन ने तान्या के निर्देशों के बारे में सोचा और केवल आधे सेकंड के लिए झिझका। फिर उसने खुद से कहा, ऐसा लगता है कि उसे इतना खर्च करना उचित नहीं लग रहा है। चेतन जायसवाल ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। उसने मुड़कर यामिनी के बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। तान्या अभी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी, इसीलिए उसे अपनी चप्पल पहनने और दरवाजा खोलने के लिए चलना पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, चेतन जायसवाल ने सीधे पूछा, तुम अपना कॉलेज बदलना चाहती हो? तान्या ने पीछे बटलर को देखा। बटलर ने अपना सिर नीचे कर लिया था। जाहिर तौर पर उसने ऐसा यामिनी जी के दृष्टि से बचने की कोशिश में किया था। मना करने के बावजूद उसने जाकर अपने मालिक को सब बता दिया था। क्या ये बटलर बहुत अविश्वसनीय नहीं था? उसने खुद कहा था कि वो चेतन जायसवाल को नहीं बताएगा, लेकिन उसने यहां से नजर फिरते ही तुरंत जाकर सब कह डाला। बहरहाल उसने चेतन की बात का जवाब देते हुए हामी भरी। फिर तान्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी चप्पलों को देखा। उसने साधारण लाल फ्लिप फ्लॉप की एक जोड़ी पहनी हुई थी, जिसने उसके पैरों को सफेद और लाल रंग में रंगा था और उसके पैर सुंदर लग रहे थे। चेतन जायसवाल की निगाहें अपनी ओर खींचे चले जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि उन्होंने कमरे के चारों ओर फिर से नजर डाली। ये मूल रूप से उसका बेडरूम था, लेकिन इस समय ये बहुत बदल गया था। बेहद साधारण कमरे में अब कुछ बिखरी हुई और खड़ीद वस्तुएं थी। डेस्क को बिस्तर के किनारे ले जाया गया और उसके ऊपर एक ग्लास रखा गया। ग्लास के अंदर एक छोटा सा पीला फूल था। ये शांत और शिष्ट था। जब तान्या ने देखा कि चेतन कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसने अपना सिर उठाया और देखा कि वो यामिनी के कमरे में सामान देख रहा था। ये चेतन जायसवाल का कमरा हुआ करता था। तान्या ने सामान बदल दिया था, लेकिन उसे चेतन को बताने का समय नहीं मिल पाया था। और वैसे भी उसने सोचा था कि इतनी सी बात से चेतन को क्या ही फर्क पड़ेगा और वो नाराज तो नहीं ही होगा। तान्या ने जल्दी से समझाया, 2 दिन पहले मैंने हार की मरम्मत की, इसीलिए मैंने टेबल को खिड़की की ओर धकेल दिया। वहां रोशनी अच्छी होती है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मैं इसे वापस ठीक कर दूंगी। चेतन जायसवाल ने अपनी निगाहें हटा ली और तान्या को देखा। फिर वो बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि फिलहाल ये तुम्हारा कमरा है, तो तुम इसे जैसे चाहो वैसे रख सकती हो यामिनी। तान्या ने चैन की सांस ली ही थी कि चेतन आगे बोला, अब बात करते हैं तुम्हारे कॉलेज की। चेतन ने थोड़ी सी आवाज उठाई और जारी रखा, तुमने इस स्कूल में आधा साल पहले अप्लाई करना शुरू किया था। अब जब लिस्ट आ गई है, एडमिशन ऑफर हुआ है, तो तुम अपनी बात से पीछे क्यों हटना चाहती हो? तान्या ने सोचा कि क्या ये वाकई यामिनी का आवेदन था? मतलब वो यहाँ पढ़ना चाहती थी? तान्या ने ध्यान से चेतन जायसवाल पर नजर डाली। उसे डर था कि वो उसके एक्सप्रेशंस पकड़ लेगी, इसलिए तान्या को सोच समझकर जवाब देना होगा। उसने बहाना सोचा और बोली, मैं पहले बहुत ज्यादा श्योर नहीं थी, पर अप्लाई कर दिया था। क्या इस स्कूल की ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा नहीं है? चेतन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो बोला, तुम मेरे लिए पैसे बचाने के बारे में सोच रही हो? चेतन जायसवाल ने नहीं सोचा था कि जिंदल परिवार की बेटी इतनी समझदार या सहानुभूतिपूर्ण होगी। जांच के अनुसार जब वो विदेश में पढ़ाई कर रही थी, तब उसका सालाना खर्च 1 करोड़ रुपए से अधिक था।
वो कैसे सोच सकती थी कि इस एमबीए कॉलेज की ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा थी? विदेश के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं। चेतन के दिल में शक कौंध गया। चेतन जायसवाल की हौ के बीच एक छोटी सी सिलवट दिखाई दी, लेकिन अगर वो यामिनी ही थी तो जो दिखावा वो कर रही थी उसमें उसका अभिनय कौशल बहुत ही बेजोड़ था। चेतन ने फिर भी कोशिश की। इस शहर के रसोई में से एक होने के साथ साथ सबसे बड़े शेयर धारक के रूप में मैं अभी भी आराम से तुम्हारी फीस भर सकता हूं। दोबारा कभी ऐसा मत सोचना। तान्या के कमरे से लौटकर चेतन जायसवाल अपने कमरे की ओर चल दिया, लेकिन वो दरवाजे पर रुक गया। फिर उसने अपने हाउसकीपर यानी बटलर से कहा, लीना से कहो कि यामिनी वाली फाइल की दोबारा फिर से जांच करे और डिटेल्स मुझे बताएं, अर्जेंट है। बटलर जी श्रीमान कहकर चला गया। उसके चले जाने के बाद चेतन जायसवाल ने दरवाजा खोला और अपने कमरे में प्रवेश किया। चेतन जायसवाल के साथ कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। इतना मन करने के बावजूद 2 दिन बाद तान्या उसी महंगी यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी थी। उसके सामने एक शानदार गेट था जिसके दोनों ओर ऊंचे पेड़ उगे हुए थे। गेट पर यूनिवर्सिटी का नाम उकेरा गया था। मुख्य द्वार पहले से ही इतना समृद्ध और प्रभावशाली था और विश्वविद्यालय की स्थिति स्पष्ट थी। आज कॉलेज की शुरुआत थी, इसीलिए कुछ माता पिता अपने छात्रों को अंदर तक छोड़ने आए हुए थे। वो सभी रिच और पावरफुल थे। फेम के लिए एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे थे। कैंपस में आने वाली कारें शानदार और क्लासी थी। हर कार पिछली से अधिक शानदार थी। देश के लगभग सभी अमीर आदमी यहाँ इकट्ठे हुए थे। चेतन का बटलर ड्राइवर को सीधे अंदर ले जाना चाहता था, लेकिन तान्या बहुत जल्दबाजी में मेन एंट्रेंस पर ही कार से उतर गई। उसने बटलर से कहा कि वो आगे खुद चली जाएगी। बटलर ने कॉलेज के गेट की ओर देखा। आज स्कूल आने वाले लगभग सभी लोग सीधे स्कूल पहुंचे। केवल वही लोग ड्राइव नहीं करके आए थे जिन्होंने कॉलेज का कन्वेंस लिया हुआ था। यहाँ पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन कुछ बच्चों का परिवार गरीब था। जहां तक बटलर को पता था, स्कूल की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। तान्या को नहीं पता था कि बटलर किस बारे में चिंतित था। बस इतना था कि उसने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया था। इससे पहले जब वो यूनिवर्सिटी की जानकारी चेक कर रही थी, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी थी। स्कूल की अवधि शुरू होने से पहले ही किसी ने सभी को सूचित कर दिया था कि जिंदल परिवार की इकलौती बेटी और चेतन जायसवाल की पत्नी को यहाँ एडमिशन मिल रहा है। जायसवाल और जिंदल परिवारों के बीच शादी ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। इस बार यूनिवर्सिटी में यामिनी जिंदल के प्रवेश ने सभी को उत्साह से भर दिया था। चेतन जायसवाल सबसे लोकप्रिय, अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति था। वो रूपवान था और उसके पास ढेर सारा बैंक बैलेंस था। वो पिछले कुछ सालों से सबकी तारीफों के निशाने पर था। उसकी पत्नी के पद को लेकर लड़ाई खूनी संघर्ष में बदल चुकी थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे यामिनी जिंदल से शादी करनी होगी, जो पूरे समय विदेश में रही थी और उसने कभी चेतन या उसके परिवार को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। बिना देखे शादी करने को भला कौन सा लड़का इच्छुक होगा? यदि तान्या जायसवाल फैमिली की कार में बैठकर यूनिवर्सिटी में प्रवेश करती, तो वो चेतन जायसवाल की प्रशंसा करने वालों से अलग होती। तान्या के आग्रह को देखकर बटलर केवल अपना सिर हिला सका। उसने बैग तान्या को सौंप दिया, फिर बताया, यामिनी जी, शाम को 4 बजे मैं आपको लेने आऊंगा। यामिनी का रूप लेकर क्या तान्या यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बना पाई? क्या फिर इस दोहरी जिंदगी को जीते जीते वो परेशान हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर एक अधूरी शादी। एमबीए कॉलेज के गेट के दाहिनी ओर
है ना? जब मैं आज कॉलेज आई थी तब मैंने इसे अंदर आते देखा था। मान्यता वर्मा ने अपनी आंखें घुमाई और तान्या को ऊपर से नीचे तक तिरस्कार के साथ देखा। फिर वो बोली, उफ, हमारे इस एमबीए कॉलेज के साथ क्या हो रहा है? मेरे साथ, मेरे सेक्शन में एक स्पेशल कोटा से भर्ती स्टूडेंट को कैसे रखा जा सकता है? इसके आने से तो यहाँ की हवा तक खराब लगने लगी है। उसके कहने के अंदाज में हिकारत थी। उसने अपना मुंह और नाक ढकने के लिए हाथ उठाया, जैसे कि तान्या के शरीर में किसी प्रकार का कीड़ा हो और उससे बदबू उठ रही हो। तान्या ने उनसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप दरवाजे से अंदर चली गई। ठीक इसी समय मान्यता वर्मा ने रक्षनदा को क्लासरूम में खींच लिया। अरे भूल जाओ यार, उसका वेट करना बंद करो, शायद वो आज नहीं आएगी। इतना कहकर वो मुड़ी और तान्या को इग्नोर करती हुई अपनी सीट तक सीधे चली गई। तान्या के पास से गुजरते हुए एक चालाकी भरी रोशनी से उसकी आंखें चमक उठी। आउच! जब तान्या चिल्लाई तो मान्यता वर्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अपना सिर उठाकर उसने तान्या को एक ईविल लुक दिया। फिर चिल्लाई, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है? तान्या उससे बुरी तरह टकराकर लगभग जमीन पर गिर गई थी। उसके कंधे में दर्द हो रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, दूसरे पक्ष ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। उसकी भौहें तन गई और उसने कहा, मैं तुम्हारे आगे चल रही थी, भला मैं तुमसे कैसे टकरा सकती हूँ? पीछे तो तुम चल रही थी ना? मान्यता वर्मा ने अपनी भौहें उठाई और तान्या को कोसते हुए मिडिल फिंगर दिखाई। तान्या ने शांति से पूछा, क्या तुम्हारे पास मुझे इंसल्ट करने का कोई वैलिड रीजन है? मान्यता बोली, अगर तुम बीच रास्ते में खड़ी नहीं होती तो हम नहीं टकराते। इस समय रक्षनदा भी मान्यता वर्मा की ढाल बनते हुए आगे आ गई। उसने अपमानित करते हुए कहा, आजकल पता नहीं हमारे कॉलेज में कैसे कैसे गंवार लोगों को एडमिशन मिल जाता है। एक पैसे के मैनर्स होते ही नहीं है और चले आते हैं मुंह उठा के। इतने बड़े और मशहूर कॉलेज में कदम रखने से पहले तुम्हें थोड़े एटिकेट्स और यहाँ के नियम सीख लेने चाहिए थे। शक्ल से तो कंगाल लगती हो, लेकिन क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें थोड़ी सी अकल भी नहीं दी? तान्या ने तुरंत अपनी मुट्ठी बंद कर ली। जब से वो याद कर सकती थी तब से वो एक अनाथालय में रहती थी। यहाँ तक कि वो नहीं जानती थी कि उसके माता पिता कौन थे। हालांकि अनाथालय की केयर टेकर चारुलता आंटी ने जरूर उसकी थोड़ी बहुत देखभाल की थी। परिवार के कमी से जूझती तान्या ने हमेशा चारुलता आंटी को ही अपना परिवार माना था और वो कभी उनकी बुराई नहीं सुन सकती थी। माफी मांगो, उसने कहा। क्लासरूम में हर कोई तान्या और अन्य दो लोगों को देखने लगा। हालांकि कोई बीच में पढ़ने या तान्या की मदद करने को तैयार नहीं था, पर तमाशा हर कोई देख रहा था। रक्षनदा ने तान्या को आश्चर्य से देखा और ठंडी एक हंसी सुनाई दी, जैसे उसने कुछ अम्यूज करने वाला सुना हो। वो बोली, कम अगेन? क्या कहा तुमने? माफी मांगो? क्या तुम ब्लाइंड एंड डम हो? यू हैव एन आइडिया कि मान्यता वर्मा कौन है? तुम अब भी चाहती हो कि हम माफी मांगे? तान्या अपनी बात पर डटी रही और जोर देकर कहा, आपने जो कहा उसके लिए माफी मांगिए। रक्षनदा बोली, मैंने क्या कहा? फिर उसने एक पल के लिए सोचा और अचानक हंसते हुए बोली, ओह, अनपढ़ गंवार। अगर तुमको ये सुनना पसंद नहीं है तो मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। वो रुकी, फिर आगे बढ़ी और फिर बोली, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। ओह, शायद तुम्हारे डैड हैं और मॉम नहीं है। आगे के शब्द रक्षनदा के हलक से निकलते उसके पहले ही तान्या ने अपना हाथ उठाया और एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। वो इतने गुस्से में थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। वो बोली, मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए कहा था। रक्षनदा हिल गई। वो रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। क्लासरूम में सन्नाटा था, क्योंकि हर कोई तान्या को सदमे में देख रहा था। हर कोई जानता था कि मान्यता वर्मा के चाचा इस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे और कॉलेज उसके लिए उसके अपने घर जैसा था।
आमतौर पर लोग इस अहंकारी और निरंकुश लड़की से एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करते थे। एक बार एक व्यक्ति था जिसका मान्यता के साथ झगड़ा हुआ था और कुछ दिनों में उसे कॉलेज से निकाल देने का आदेश जारी हुआ था। अब जब तान्या ने मान्यता वर्मा की चमची रक्षनदा को सरेआम चाटा रसीद कर दिया था, तो जाहिर था कि मान्यता निश्चित रूप से इस मामले को यूं ही जाने नहीं देगी। ये कॉलेज का पहला दिन था और इस नई लड़की को रेस्टिकेट किया जा सकता था। कुछ सेकंड के बाद रक्षनदा ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने अपना चेहरा ढक लिया और बोली, तुमने मुझे मारा? मान्यता, इसकी हिम्मत देखी तुमने? इसने वाकई मुझे मारा। मान्यता वर्मा ने अपनी भौएं चढ़ा ली। हालांकि उसे हमेशा लगता था कि रक्षनदा थोड़ी परेशान करने वाली थी। हर कोई जानता था कि रक्षनदा उसकी चमची थी। अब जब रक्षनदा को इतने सारे लोगों के सामने थप्पड़ मारा गया था, तो मान्यता अपना चेहरा लोगों को कैसे दिखाएगी? उसके लिए कुछ कहना जरूरी हो गया था। वो बोली, अब क्या तुम में मुझ पर भी हाथ उठाने की हिम्मत है? कॉलेज का पहला ही दिन है और इतना घमंड? मानो या ना मानो, मैं तुम्हें कभी भी इस कॉलेज से गायब करवा सकती हूँ। टाटा बाय बाय हो जाएगा बेटा तुम्हारा 1 मिनट में। तान्या ने अपने दिल में थोड़ी घबराहट महसूस की। एक नजर देखने भर से ही वो बता सकती थी कि उसके सामने खड़ी दोनों लड़कियां साधारण नहीं थी। हालांकि रक्षनदा ने अपने दिल में समझ लिया था कि आज उसने मान्यता को थोड़ा नाराज कर दिया था। केवल मान्यता ही एक ऐसी थी जिसकी निंदा नहीं की जा सकती थी। बहरहाल तान्या ने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उसने जो कहा उसके लिए वो माफी मांगे। इस बार जवाब में मान्यता बोली, माफी किस बात की? उसने गलत क्या कहा? अगर मैं तुम्हें अपनी शक्ति का स्वाद नहीं चखाऊंगी तो तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग ठिकाने पर नहीं आएगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ी और तान्या के कंधे पर थपकी दी और कहा, रक्षनदा की बात शायद तुम्हें समझ नहीं आई। कान खोल कर सुन लो। ये जगह तुम जैसे कंगालों और गंवारों के लिए नहीं है। इसी वक्त एक प्रोफेसर डॉक्यूमेंट्स के ढेर के साथ दरवाजे से अंदर आया। ये देखते हुए कि अंदर का माहौल ठीक नहीं था, वो बोला, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। चलो क्लासरूम में सबका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। मान्यता वर्मा ने तान्या को घृणा से देखा और फिर से उससे टकरा गई। उससे नजदीक जाकर धीरे से बोली, ये मत सोचना कि बात यही खत्म हो गई। जस्ट वेट एंड वॉच। सब चुपचाप बैठ गए। तान्या ने धीरे से अपनी बंद मुट्ठियों को ढीला किया और बैठने के लिए आखिरी कतार में चली गई। वहां पहले से बैठे स्टूडेंट ने जब तान्या को अपने साथ बैठने आते देखा तो वो जल्दी से उठा और अगली डेस्क पर जाकर बैठ गया। इनमें से काफी स्टूडेंट्स बीबीए में मान्यता के साथ पढ़े थे। साफ था कि हर कोई जानता था कि मान्यता वर्मा कितनी मजबूत थी और किसी ने भी तान्या की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उससे बात करना तो दूर की बात है। उन्हें डर था कि वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्रोफेसर बहुत यंग था। प्रोफेसर लक्ष्य लगभग 30 वर्ष का लगता था। उसने क्लासरूम को लाइवली करने के लिए व्हाइट बोर्ड पर खटखटाया। क्लास का अटेंशन अपनी तरफ होते बोला, आज कॉलेज का पहला दिन है, इसलिए अभी तक कोई भी एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचित नहीं है। तो चलो यहाँ फ्रंट रो लेफ्ट से शुरू करते हैं और आप सभी 1 बाय 1 खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। क्लासरूम में सभी छात्र अमीर परिवारों से थे और वो सभी एक दूसरे से परिचित थे। सबसे आगे बैठा लड़का उठा और ओवर कॉन्फिडेंस में अपना मुंह खोलते ही उसने मजाक करना शुरू कर दिया। तान्या ने अपना सिर नीचे किया और अपने कंधों की मालिश की। जिस स्थान पर उसे चोट लगी थी वहां अभी भी दर्द था। स्टूडेंट्स परिचय देते जा रहे थे। फिर एक पल के बाद एक स्पष्ट आवाज आने से पहले क्लासरूम एक पल के लिए खामोश हो गया। ये मान्यता थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मान्यता वर्मा है। मेरा मानना है कि हर कोई मुझे जानता है, इसलिए मेरा इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। तान्या ने सिर उठाया
मान्यता पोडियम पर खड़ी थी, एक गर्वित सफेद हंस की तरह अपना सिर थोड़ा ऊपर उठा रही थी। उसकी गर्व भरी निगाहें सब पर छा गई। प्रोफेसर लक्ष्य ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, मान्यता वर्मा, क्या आप मुझे अपनी हॉबीज के बारे में और बता सकती हैं? मान्यता बोली, मेरी कोई हॉबीज नहीं है, लेकिन उसने तान्या को देखा जो पीछे बैठी थी और अचानक कहा, सर मुझे कुछ कहना है। प्रोफेसर लक्ष्य ने पूछा, क्या कहना चाहती हैं आप? मान्यता वर्मा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, आज जब मैं क्लासरूम के अंदर आई तो उसने जानबूझकर मुझे मारा था। मैं बस चाहती थी कि इस बात के लिए वो मुझसे माफी मांगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो माफी नहीं मांगेगी और रक्षनदा को भी पीट देगी। मैं उसी क्लासरूम में होने से बहुत निराश हूं जिसमें उसके जैसा कोई है। कैसे निपटेगी तान्या इस मगरूर लड़की से?